गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें देश दुनिया की तमाम खबरें हर रोज की तरह हम पढ़ेंगे और दोस्तों बहुत कुछ रिवीजन करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, रिकॉलिंग करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। बस मेरी आवाज पिक्चर दोनों क्लियर है, वो जल्दी जल्दी से बता दिया करो आप बस, ठीक है। तो आईपीएल की भी बातें करेंगे, आईपीएल से ही आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू होने वाला है। तो दोस्तों 18वां एडिशन था और इस 18वें एडिशन में पहली बार आरसीबी ने आईपीएल को पहली बार जीत लिया। तो भाई आवाज ठीक है, एक बार क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो 18th एडिशन आईपीएल का कल खत्म हो चुका है और दोस्तों इंतजार खत्म हुआ विराट कोहली का, जो कि शुरुआत से ही आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ खेलते थे। अभी तक दोस्तों इस 17 एडिशन जो हो चुके थे उसमें से 5 एडिशन मुंबई इंडियंस ने, 5 एडिशन सुपर किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिए थे, 3 एडिशन केकेआर ने जीत लिए थे। लेकिन विराट कोहली अभी तक एक भी एडिशन नहीं जीत पाए, या कह लीजिए आरसीबी। वैसे जो आरसीबी की टीम है दोस्तों, इससे पहले 2000, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, ये उनका चौथा फाइनल मैच था। ओ भाई हो जाए यार, फाइनल मैच था, उसमें एक 2009 में उन्होंने फाइनल खेला, फिर 2011 में और फिर 2016 में फाइनल चौथा था, लेकिन कभी जीत नहीं पाए थे। पंजाब किंग्स 11 सिर्फ एक ही फाइनल मैच खेला था और तब वो नहीं जीत पाए। तो दोनों में से कोई भी जीतता तो उसका पहला ही आईपीएल होता। और कल भाई यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, कप्तान पाटीदार जरूर थे, लेकिन कोहली की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से, जिसमें इन्होंने टोटल 657 रन बनाए इस आईपीएल में, इन्होंने ये आईपीएल जो है जीत ली। दोस्तों अगर मैं बात करूं पिछले लगभग 2 सालों में विराट कोहली की काफी बड़ी अचीवमेंट, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2024 का, 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी, और अभी जो है इन्होंने ये जीत लिया है आईपीएल और इनका ये पहला एडिशन है। दोस्तों इसके अलावा भी विराट कोहली जब एज ए प्लेयर खेलते थे 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, 2013 में भी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीत ली थी। तो यहां पर आप जो है दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो देख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो है दोस्तों, यहां पर एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, और ये जो तस्वीर है ये प्लेयर है साई सुदर्शन, और ये प्लेयर है हमारे प्रसिद्धा कृष्णा, और ये प्रसिद्ध कृष्णा और साई सुदर्शन दोनों ही गुजरात टाइटन के जो है प्लेयर हैं। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा जिसने रन बनाए, अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को अवार्ड कौन सा दिया जाता है, उसके लिए अवार्ड है ऑरेंज कैप, और जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसके लिए अवार्ड होता है पर्पल कैप। और दोस्तों अभी सबसे ज्यादा रन 759 वो साई सुदर्शन ने बनाए, और सबसे ज्यादा विकेट 25 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। और दोनों ही यहां पर जो प्लेयर हैं दोस्तों कहां के प्लेयर हैं, गुजरात टाइटन के। इसके अलावा फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को, कैच ऑफ द सीजन कमिंडू मेंडिस को, मोस्ट डॉट बॉल्स मोहम्मद सिराज को, और प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब कल का जो फाइनल मैच था उसका जो प्लेयर ऑफ द मैच है, ठीक है, मैन ऑफ द मैच जिसे बोलते हैं हम, वो कुणाल पांडे, जिन्होंने जबरदस्त कल 2 विकेट जो है चटकाए, 4 ओवर में सिर्फ 17 रन जो है वो दिए थे। और भाई ये सारे के सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको 5-7 बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला एडिशन की 2008 में हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट, आईपीएल को शुरू का इसका जो डिजाइन था, जो क्रिएटिविटी थी, वो ललित मोदी की थी, जो उस समय पर जो है आईपीएल के पहले चेयरमैन थे। तीसरा इंपॉर्टेंट, ये इसका 18वां एडिशन था। चौथा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं वो 10 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्ट, फाइनल मैच किंग्स 11 और जो है किंग्स 11 और आरसीबी के बीच, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हुआ। ये कहां पर हुआ फाइनल मैच, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ना, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वहां पर यह खेला गया। पहले बल्लेबाजी की किसने, आरसीबी ने, 190 रन बनाए, और ये 184 रन ही बना पाए, और 6 रन से जीतकर पहला एडिशन, मतलब आईपीएल का आरसीबी का पहला एडिशन उन्होंने जीत लिया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑरेंज कैप किसको मिली है, साई सुदर्शन, और प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है
पर्पल कैप। तो 2-3 बार रेपिटेशन कर दिया है, आई होप सो अब आपको याद भी हो गया होगा। यहां पर भाई ये भी बता दूं, इस बार आईपीएल में, पूरे आईपीएल में जब से शुरू हुआ है, 300 छक्के बनाने का जो रिकॉर्ड है वो भी रोहित शर्मा ने अपने नाम है कर लिया था कुछ दिन पहले ही। चलिए फिर चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर, और मैं आपको बता दूं भाई दूसरे प्रश्न से पहले कि भाई मैंने अपना दोस्तों करंट अफेयर की रिवीजन के लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, और टेलीग्राम चैनल के लिए आप मेरे नंबर पे, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल करें, मैं आपको उस टेलीग्राम का लिंक दूंगा, जहां पर सब करंट अफेयर से जुड़ी प्रैक्टिस, करंट अफेयर प्रैक्टिस, नई नई बातें, मतलब करंट अफेयर आता है तो सुबह हो जाता है, लेकिन ऑडियो करंट अफेयर या फिर दोस्तों आपको विजुअल फोटोग्राफ्स, ये सारा मतलब ताकि आप हर टाइम अपडेट रह सके, तो इसको लेकर ये टेलीग्राम बनाया। तो आप मुझे, मेरा जो नंबर है 9417828056, इस पे जो है एक मैसेज कर दें अपने नाम के साथ, अपने एग्जाम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड आई विल जो है प्रोवाइड यू द टेलीग्राम लिंक। ठीक, तो फिर अगली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है 1 जून से। इस महीने की शुरुआत से दोस्तों कुछ फाइनेंशियल चेंजेस हुए हैं, और वो फाइनेंशियल चेंजेस क्या क्या हैं, वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दोस्तों, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप किसी को बता सकते हो। और सबसे पहला चेंज क्या है फाइनेंशियली दोस्तों, वो आधार कार्ड को लेकर है। आधार कार्ड में आपको अपना नाम चेंज कराना है, अगर आपको अपना एड्रेस चेंज कराना है, अभी तक वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, और अगर आप कराना चाहते हैं अभी भी 14 जून से पहले पहले करवा लें, क्योंकि उसके बाद आपको फीस जो है वो देनी पड़ेगी। वो कितनी फीस है उसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। आधार, और इसको बनाया किसने था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 2009 में इसको बनाया गया था। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट, भाई अगर कोई एम्प्लॉयर है, किसी की कोई कंपनी है ना, और वो 10 बंदे, 5 बंदे, 20 बंदे उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयर है, उसका मालिक है, उसको अपने सभी एम्प्लॉयों को फॉर्म 16 देना जरूरी है। और ये जो फॉर्म 16 है ये जुड़ा हुआ है टीडीएस सर्टिफिकेशन से, जो हर महीने उनकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, और दोस्तों अगर वो नहीं देते तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फॉर्म 16 अगर कोई भी व्यक्ति आईटीआर फिल करता है तो उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वो डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16। फिर तीसरा सेबी को लेकर है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी अपनी जो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स को लेकर जो टाइमिंग अपडेशन है उसमें बदलाव किया है। अगर किसी ने ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करके कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो दोपहर को 3 बजे अपडेट हुआ करेगी, और अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से किया है तो वो शाम को 7 बजे जो है वो हुआ करेगी अपडेट। और फोर्थ है दोस्तों यूपीआई को लेकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे हमारा पेटीएम है और जैसे हमारा फोन पे है। आप होता होगा ना कि जैसे किसी का हम दोस्तों पैसा पे करना है, जैसे आज भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, और कल एक स्टूडेंट कह रहा था एनिमेशन सर मैंने आंसर दिया था, भाई कल आपने आंसर लेट दिया था, आज भी क्वेश्चन पूछूंगा, तैयार रहना है ना, कभी भी प्रश्न पूछ सकता हूं। तो भाई जो अब जब हम किसी का नंबर उस अपने यूपीआई में डालते हैं, कभी कभार क्या होता है उसका नाम शो नहीं हो पाता, तो भाई अब से यूपीआई बेनिफिशियरी नेम भाई वो वेरीफाइड होगा, उसमें उसका नाम आना चाहिए। और दोस्तों ये 30 जून से ये लॉन्च हो जाएगा, और अगर कोई ऐसा नहीं आ पाता तो भाई वो जो यूपीआई ऐप है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है। और इसको इसलिए जो है चलाया गया, मैंडेटरी किया गया है, ताकि जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं उनको जो है उनसे जो है रोका जा सके। तो ये चारों इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं 1 जून से इनकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, की फाइनेंशियल चेंजेस फ्रॉम द 1 जून। तो जून का महीना चल रहा है दोस्तों, और जून का महीना हम ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट डेज पढ़ चुके हैं। कल 3 जून था वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 2 जून को तेलंगाना डे, और 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक, और यहां पर जो है भाई तुहिन कांत पांडे साहब उनके सेबी के चेयरमैन है, वेरी गुड। तो भाई आगे बढ़ने से पहले क्या चाहूंगा भाई, सेशन को शेयर लाइक तो यार कर ही दीजिए, है ना, आपका ही सेशन है। अर्जुन जी, हिमाचल क्वीन, ठीक है, इसके अलावा भाई कोई और विद्यार्थी यहाँ पर एनिमेशन के सौरव, ठीक है, तो भाई सेशन को दबा के थोड़ा शेयर लाइक कर दिया करो, ठीक है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया करो कम से कम, ठीक है, ताकि आगे ये बढ़ सके। अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश की दोस्तों, वही मध्य प्रदेश भाई जहां पर हाल ही में जो माधव नेशनल पार्क था उसको टाइगर रिजर्व, देश का 58th टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया था।
वही मध्य प्रदेश जिसका इंदौर शहर देश में 7वीं बार सबसे स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आया था, वही मध्य प्रदेश जिसमें ये जो इंदौर है इसको यूनेस्को की रामसर सिटी में भी इंक्लूड कर लिया गया था विद उदयपुर। ये वही मध्य प्रदेश जिसके खजुराहो में 139 आर्टिस्ट ने 25 घंटे डांस करके वर्ल्ड लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया था। मध्य प्रदेश दोस्तों जहां पर हमने कहा था चीता री इंट्रोड्यूस प्रोग्राम कूनो में चला था, कूनो, और साथ साथ अब उसे गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इंक्लूड कर दिया था। अब तो एमपी राजस्थान के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चला रहा है। बहुत कुछ है एमपी से जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 5-6 न्यूज ही बताई हैं। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों 300 साल पहले एक रानी हुई थी जिसका नाम था महारानी अहिल्याबाई होलकर, और ये अहिल्याबाई होलकर की 31 मई 1725 में उनका जन्म हुआ था। उस समय पर आज के महाराष्ट्र में उनका शादी आज के मालवा रीजन मतलब मध्य प्रदेश में हुई थी। तो उनकी 300वीं जो एनिवर्सरी थी, भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों इनकी जिंदगी की मतलब इनके पति थे वो एक वॉर में वो जो है शहीद हो गए थे, मारे गए। फिर इनके जो ससुर थे उनका भी बीमारी के कारण देहांत हो गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने अपने राज्य को जो है संभाला, अपने मालवा रीजन को, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई इन्होंने कई सारे मंदिरों की रिस्टोरेशन, जिसमें काशी विश्वनाथ है, सोमनाथ है, गया है, जो कि औरंगजेब द्वारा तुड़वा दिए गए थे, और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और वेलफेयर इनिशिएटिव्स की वजह से लोग इन्हें याद करते हैं। तो इनका जन्म आज का जो महाराष्ट्र है उसमें चौंधी नाम की जगह है, वहां पर हुआ था, और इनकी 300वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश, जिसे हम हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, मुझे लगता है ये जल रहा तो हम पढ़ चुके हैं कल यार, है ना, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। त्रिपुरा में और कुछ मणिपुर की जगहों पर जो है ये जल रहा चल रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल फोरेंसिक लैब कलकत्ता में उसकी नई बिल्डिंग हुई है, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। और ये कैरोल नेवारोकी पोलैंड का नया राष्ट्रपति बन चुका है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर भारत जैन कल पढ़ा था कि नहीं, ये भी पढ़ लिया था। भारत जैन समिट हुई है दिल्ली में, और वहां पर ये ऐसा दोस्तों जिसमें भारतीय भाषाओं में ये जो है उनको ऑडियो मतलब बोल सकता है, उनमें जो है जो कई सारा कंटेंट क्रिएट कर सकता है, उसको लेकर ये समिट हुई थी। और इस इंडिजीनियस डेवलप्ड एआई मॉडल को जो है वो डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई, सितंबर में शुरू होगा लड़कियों का क्रिकेट वर्ल्ड कप, और ये सितंबर से लेकर नवंबर के बीच इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है दोस्तों। और ये भी हमने आई थिंक पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे याद रखें, 5 क्वेश्चन है, कल वाले भी मैंने आपको रेपिटेशन पे ले आया। अब अगली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है काला नमक से, जिसे हम ब्लैक राइस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो काला नमक राइस है भाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको बुद्धा राइस भी बोलते हैं। और बुद्धा राइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध भाई जिनका जन्म नेपाल में हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, लेकिन उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि उनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुई, बिहार में हुई, गया में। फिर उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में दिया, सारनाथ में। और उन्होंने अपनी जिंदगी का अंतिम क्षण महापरिनिर्वाण वो भी उत्तर प्रदेश में जो है वो निभाया था, ईस्टर्न यूपी। और दोस्तों अब ये उस समय पर भी इसकी खेती की जाती थी, उस समय भी लोग चावल, ये काला नमक चावल जो है खाया करते थे, इस वजह से इसे बुद्धा राइस भी बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार प्लान कर रही है कि भाई ऐसे देश जहां पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि वियतनाम है, जैसे कि थाईलैंड है, जैसे कि मंगोलिया है, जैसे कि जापान है, वहां पर अगर स्पिरिचुअली तौर पे जो है लोग शायद इसका इंपोर्ट करना बड़े स्तर पे चाहें, क्योंकि इसे बुद्धा राइस बोलते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट इसको लेकर, इसके एक्सपोर्ट को लेकर जो है वो दोस्तों प्लान करने जा रही है। याद रखना ये नॉन बासमती है, एरोमेटिक ट्रेडिशन राइस वैरायटी है। और सिद्धार्थ नगर में स्पेशली जो जिला है उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न यूपी में, वहां पर इसका जो प्रोडक्शन है या कह लीजिए इसकी खेती बड़े स्तर पे है। और इसको ऑलरेडी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर लिस्टेड ऑलरेडी किया जा चुका है। तो यूपी काला नमक राइस, बुद्धा नगर, ठीक है, क्या नाम था, सिद्धार्थ नगर,
और सिद्धार्थ नगर, वैसे बता दूं महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ ही था, ठीक है। और फिर जो है कहां पर एक्सपोर्ट करने के बारे में यूपी सरकार सोच रही है, तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, याद इसको रख लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु में जाएंगे दोस्तों। तस्वीरें देख रहे हैं आप बीटल लीफ की, वहां की लोकल भाषा में तमिलनाडु में इसे बोलते हैं कुंभाकोनम विट्राइली। और ये जो कुंभाकोनम विट्राइली है भाई, ये यूनिक रीजनल आइडेंटिटी है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, बहुत सारे वहां के पकवानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रिसेंटली ही इसको दोस्तों भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा जो है इसे दे दिया गया है जीआई का टैग। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई का टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है भाई। और जीआई टैग, कुछ दिन पहले हम राजस्थान की सांगरी नाम की जो सब्जी है उसकी बात कर रहे थे, जीआई टैग। और ये कुंभाकोनम विट्राइली, तमिलनाडु, इसको ये टैग है दे दिया गया है। और इसमें दोस्तों कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई डार्क टू ग्रीन लाइट, और ये हार्ट शेप लीव होता है, और इसका जो टेस्ट है बड़ा यूनिक है। और इसमें जो दोस्तों कई बार बोलते हैं ना जलन हो रही है सीने में, और ये जलन हो रही है सीने में, वैसे कई रीजन हो जाते हैं जलन होने सीने में, लेकिन जो फिजिकल तौर पे हो रही है तो भाई उसको लेकर, ऐसी बीमारियों को लेकर, डाइजेशन को लेकर, और ये जो बहुत बेनिफिट्स है। और भाई ये प्रोवाइड कर, ये जो जीआई टैग है इसका लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, और इससे यहाँ के जो किसानों को जो है, जो इसकी खेती कर रहे हैं उसको बेनिफिट मिलेगा, और इस प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान जो है वो मिल जाती है जब किसी भी प्रोडक्ट को जीआई का टैग है मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दोस्तों आधार कार्ड। आधार कार्ड की बात करेंगे, और आधार कार्ड से पहले इस सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दें भाई अपने साथियों के साथ। भाई अभी तक हम व्यक्तियों की आधार कार्ड की बात कर रहे थे, जो आज मैंने बात भी की कि आधार कार्ड अपडेट कर लें, 14 जून के बाद पैसा लगेगा। और दोस्तों जो बैटरीज होती है ना भाई, जो हम अपने इन्वर्टर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपनी मान लीजिए आपने गाड़ी में जो इस्तेमाल की है, ठीक है, तो भाई ये जो बैटरीज हैं, बैटरीज का जो है आधार कार्ड होगा। इसको लेकर दिल्ली में एक समिट हुई, और इस समिट का नाम ही क्या है? बैटरी समिट 2025। जैसे कल हमने भारत जैन समिट की थी, और वहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा उसको आयोजित किया गया था, वैसे ही दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप यहां पर जितेंद्र सिंह जी देख रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन साइंस एंड टेक, इनके द्वारा ही दोस्तों इसमें जो है वो अपना जो है आयोजन किया गया, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि एक तो ये जो बैटरीज हैं भाई, अगर इसकी ट्रैकिंग हो पाएगी इसके स्कैनर से, तो इसका ओरिजिन, इसकी केमिस्ट्री, इसकी जो सेफ्टी सर्टिफिकेशंस हैं, या इसका लाइफस्टाइल है, उसके बारे में पता लग पाएगा उसी समय पर। दूसरा दोस्तों इनकी रिसाइकलिंग को लेकर, आपको पता है ना कि भाई सर्कुलर इकोनॉमी, जहां पर हम रिसाइकलिंग करते हैं, रीयूज करते हैं, तो भाई इससे जो है इनकी मेंटेनेंस और इनको जो है एफिशिएंट तरीके से रिसाइकल भी हम कर पाएंगे। और कई सारी जो नकली बैटरीज मार्केट में बिकती हैं, जिनकी वजह से कई सारे हादसे हो जाते हैं, और उनकी ढंग से भाई रिसाइकलिंग नहीं हो पाती, जिस वजह से बाद में पर्यावरण भी खराब होता है, उसमें भी हमें बेनिफिट हो पाएगा। और ये दोस्तों टाटा एलेक्सी का मोबियस प्लस प्लेटफॉर्म है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, मोबियस प्लस प्लेटफॉर्म। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है इस रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को, जिसको नाम दिया गया है भाई बैटरी आधार, इसको लॉन्च किया है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा। तो देखिए कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। व्यक्तियों के आधार कार्ड तो है ही है, साथ साथ आपको पता होगा बड़ी जल्दी ही सरकार जमीनों के आधार कार्ड भी लेकर आ रही है। और अभी जो है कल मैं पढ़ रहा था कि आने वाले समय में दोस्तों ये जो रजिस्ट्रीज जो हम राज्य सरकार के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बड़ी जल्दी ही इनकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगी, और सिर्फ केंद्र सरकार ही उन्हें कंट्रोल करेगी। और अब ये जो है हमारा बैटरीज का आधार कार्ड, देखिए कितना कुछ बदल रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर शिवम जी, और अगला जो क्वेश्चन है वो CII से जुड़ा हुआ है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और ये भारत की सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जो कि 1895 में ब्रिटिश इंडिया टाइम पीरियड में दोस्तों बिजनेस को प्रमोट करने के पर्पस से बॉम्बे में बनाई गई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, और ये फिलहाल हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके साथ मिलकर काम करती है। और इसके जो चेयरमैन थे संजीव पुरी थे, और संजीव पुरी को रिप्लेस करके नए चेयरमैन बने हैं राजीव मेमनी।
याद रखें, इंपॉर्टेंट है जी। राजीव जी, राजीव मेमनी इसके नए जो है चेयरमैन बने हैं। और अपॉइंटमेंट्स की बात हो ही रही है, मैं राष्ट्रीय ही बात करूंगा, अंतरराष्ट्रीय नहीं जाऊंगा। और राष्ट्रीय में आप जल्दी से बता दें, यूपीएससी के चेयरमैन कौन, यूपीएससी के अलावा हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन, और हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन। ठीक है, ये 3-4 तो बता ही दो क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है। यूपीएससी में अजय कुमार जी बने हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ जी बने हैं, और यूपीएससी आरबीआई में गवर्नर संजय मल्होत्रा जी बने हैं। हमारे नए चीफ जस्टिस BR गवई जी बने हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन वो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। सीबीआई में नए डायरेक्टर परवीन सूद साहब, उनको 1 साल का एक्सटेंशन जो है वो दिया गया है ना। ये तो याद ही होंगे ना, याद है कि नहीं याद, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो भाई ना, याद है? अगर नहीं याद है ना तो मुझे लगता है कि भाई मुझे भी अब ना, जैसे स्टूडेंट्स तो नहीं करते, मुझे भी पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतनी बार बोलता हूं याद, इतनी बार बोलता हूं कि अब तो याद हो ही जाना चाहिए। उल्लास की भी बातें करेंगे भाई, अभी इसके बाद उल्लास की ही बात है। हिमाचली क्वीन, तो उल्लास की बात कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया था 5 वर्ष के लिए, 2022 से 2027। उल्लास भाई, इसका पूरा नाम था उल्लास प्रोग्राम का। यहां पर मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा भाई, दैट इज नव भारत, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च हुई थी उसके तहत 5 साल 2022 से 2027 लॉन्च किया गया, ताकि जो 15 साल या 15 साल से बड़े बच्चे हैं उनको जो है वो पढ़ाई लिखाई में लेकर आया जा सके। और मुख्य तौर पे भाई उनका फाउंडेशन लिटरेसी, उनको नंबर 1 2 3 4 न्यूमरेसी, लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स ये प्रोवाइड किए जा सके। और इसके तहत भारत के कई राज्यों में कार्यक्रम चल रहे थे। और अब मिजोरम के बाद, वैसे बता दूं, इंडिया का टारगेट रखा है सरकार ने उल्लास के तहत 2030 तक पूरे भारत में 100% लिटरेसी होनी चाहिए 2030। तो मिजोरम 100% लिटरेसी ऑलरेडी एक्वायर कर चुका था। और गोवा में जो है अब हम देख रहे हैं भाई वो भी 100% लिटरेसी अचीव की जा चुकी है। यहां पर आप गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तस्वीरें भी देख रहे हैं। अभी 30 मई को दोस्तों इन्होंने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि 30 मई 1987 को इसको जो है राज्य, ये भारत का मुझे लगता है 25th जो है वो स्टेट है वो अनाउंस किया गया था। तो इसका एक तरह से स्टेटहुड डे था और उस दिन ये अनाउंसमेंट भी हो गई थी। गोवा वैसे भारत का एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट भाई एजुकेशन में एक और क्वेश्चन है, अभी हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम में। और उसके अलावा भाई ये भारत मंडपम में वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो। बस मैंने ये आज इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि 2 न्यूज इसमें मैंने आपको बतानी है भाई। एक तो ये बताना है कि भाई एक तो इसकी जो नेक्स्ट समिट है ना, नेक्स्ट समिट ब्राजील में होने वाली है 2026। जब पहले बताया था उसमें ये चीज इंक्लूड नहीं की थी। 2026 में ब्राजील, वैसे 2025 में ब्राजील में क्या होने वाला है, इस साल वहां पर ब्रिक्स की समिट होने वाली है। और इस साल जो है वहां पर COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 का भी आयोजन होने वाला है। और ये ब्राजील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस संस्था की भाई जब मैं आइटा की बात करता हूं जो ये ऑर्गेनाइज करती है, आइटा की जो एस्टेब्लिशमेंट है 1945 में क्यूबा के हवाना में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है फिलहाल। और भाई ये भारत मंडप में की थी, प्राइम मिनिस्टर ने भी जिसमें पार्टिसिपेशन किया। और ये इसका 81th जो है वो एडिशन था, 81th एडिशन। और यहां पर भाई याद रखें 81 बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, 18th IPL का एडिशन था। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की समिट कौन सी थी, 10वीं थी, हाल ही में जो दिल्ली में आयोजित की गई थी। इनके नंबर भी साथ साथ याद जो है वो रख लिया करो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला से पहले आप बताएं मुझे, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है दोस्तों राकेश शर्मा का नाम सुना है। राकेश शर्मा जो कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे, एयरफोर्स में काम करते थे और भाई ये एस्ट्रोनॉट थे, रशिया की मदद से ये स्पेस में पहुंचे थे, भारत के पहले व्यक्ति। और जब स्पेस में पहुंचे तो इंदिरा गांधी ने पूछा था वहां से भारत कैसा दिख रहा है, तो इन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद हमने कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स की बातें करी, लेकिन वो दोस्तों भारत के लिए नहीं, वो तो यूएसए के लिए गई थी। और अब भारत के इतिहास में दूसरी बार होने जा रहा है 8 जून को दोस्तों एग्जिम 4, जिसका जिक्र मैं कई बार आपसे कर चुका हूं,
एक्सियम 4 ये जो स्पेस मिशन है उड़ान भरने जा रहा है, जो कि भारत अमेरिका की नासा का और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। और 8 जून में भारत को रिप्रेजेंट करने वहां पर शुभांशु शुक्ला जी होंगे, और जो कि भाई स्पेस स्टेशन में फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट है करने वाले हैं। 8 जून को अमेरिका में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से दोस्तों ये जो मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा। और शुक्ला इज द सेकंड इंडियन। इससे पहले राकेश शर्मा की जो सोइज, उस सैटेलाइट का नाम दोस्तों, उस जो है रॉकेट का नाम सोइज था, सोइज फ्लाइट के तहत वो पहले व्यक्ति थे 1984 में, और अब ये दूसरे व्यक्ति जो है होंगे हमारे शुभांशु शुक्ला। यहां पर ये भी बता दूं, गगनयान जो कि भारत खुद से स्पेस में जाना चाहता है, उसको लेकर जो हम 2024 बोल रहे थे टारगेट नहीं अचीव हो पाया, और अभी टारगेट है 2027 का कि 2027 तक हम गगनयान को अचीव जरूर कर लेंगे, खुद स्पेस में जा पाएंगे। और उसमें भी जो शुभांशु शुक्ला का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। आपको याद है ना, गगनयान को लेकर टारगेट 2027 और समुद्र यान को लेकर टारगेट है 2026। धरती के मतलब समंदर के अंदर 6000 मीटर में हम जाएंगे, और जिसको लेकर NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से चेन्नई में काम कर रहा है। याद है कि नहीं याद, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो भाई। और यहां पर जो है ब्लू ओरिजिन, वेरी गुड, ठीक है। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? ये जेफ बेजोस की कंपनी है, जो कि भाई NS-25 से जो है वो गई थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देवाशीष आप भी आ चुके हो, और फिर चलेंगे हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हमारा ये दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी न्यूज है। IPL की न्यूज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वेस्ट इंडीज में त्रिनाद एंड तंबाकू, ये त्रिनाद एंड तंबाकू जो भाई तब इसको क्या कहेंगे, तंबाकू ही कहेंगे है ना, या तंबाकू। अभी 31 मई को हमने एंटी तंबाकू डे ऑब्जर्व किया। तो त्रिनाद एंड तंबाकू जो आइलैंड है वेस्ट इंडीज में, वहां पर इंडिया की टीम गई हुई थी, डेफ टीम मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, और जो ये गई हुई थी पार्टिसिपेट करने क्रिकेट टीम, और भाई इन्होंने 5 मैचेस की सीरीज जो है वो जीत ली थी। दोस्तों ये जो सीरीज है ये 23 से 29 मई के बीच जो है त्रिनाद एंड तंबाकू में खेली गई। तो याद रखें, इसको जो आयोजन है वो इंडिया की डेफ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा वो किया गया था। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट क्रिकेट। भारत का जो क्रिकेटिंग कंट्रोल बॉडी है BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, दोस्तों इसके प्रेसिडेंट के तौर पे अभी तक जो काम कर रहे थे वो रोजर बिन्नी कर रहे थे। यहां पर मैं बता दूं दोस्तों, ये जो BCCI के प्रेसिडेंट के तौर पे अगर मैं बात करूं कि भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो वो काम नहीं कर सकता। अब इनकी उम्र क्योंकि 70 वर्ष हो चुकी है तो इनको रिटायरमेंट करना पड़ा, और नए जो इसके प्रेसिडेंट होंगे BCCI के वो राजीव शुक्ला जी होंगे। और बिनी रिप्लेस सौरव गांगुली, इन्होंने जो है बिनी ने रिप्लेस किया था सौरव गांगुली को, और अब शुक्ला जो है जिनकी उम्र अभी 65 वर्ष है, जो अभी फिलहाल दोस्तों BCCI के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो इनको रिप्लेस करने वाले हैं। और यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं राजीव शुक्ला की, और ये ICC के चेयरमैन हैं जी जय शाह। और आप मुझे जल्दी से बताएं कि प्रेसिडेंट ऑफ BCCI वो कौन है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ BCCI फिलहाल कौन है, ठीक है, जल्दी से उत्तर दें, ठीक है। और यहां पर जो है BCCI प्रेसिडेंट, यार ये तो हो ही गया है ना, ये तो हो ही गया, रोजर बिन्नी साहब ही हैं। मैं तो क्वेश्चन पूछ 100 रुपया देने वाला था आपको, ठीक है, लेकिन चलिए अपनी क्वेश्चन में मैं खुद ही फंस गया। फिर मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो अब आए हैं पूछने तो पूछ लेते हैं। मुझे बताओ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट एसोसिएशन ये कौन है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था इनके बारे में। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट, एंड यू हैव लगभग वही 15 सेकंड है, और ये अभी अप्रैल के महीने में बने थे भाई, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। 5 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, और दोस्तों जो है हिमाचल क्वीन, ओहो मोहसिन नकवी। तो भाई हिमाचली क्वीन ने आज फिर जीत लिया है प्राइज 100 रुपीज। तो भाई आफ्टर द क्लास आपको आपका प्राइज मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट्स
क्लैपिंग करें हिमाचली क्वीन के लिए भाई, ठीक है। तो भाई सभी इनको शुभकामनाएं दें, सबसे पहले आंसर दे दिया, ठीक है। और कल लेट दिया था आंसर, इसलिए किसी को भी प्राइज नहीं मिल पाया। तो मोहसिन नकवी, वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कर ही देते हैं यार, है ना। पहले प्राइज, बाद की चीजें बाद में, ठीक है। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि इन्होंने 2 दिन पहले भी जीता था, तो इनको नंबर देने की जरूरत है नहीं है कोई। इनका नंबर था कुछ शबनम, शबनम नाम था इनका ओरिजिनल, ठीक है। और प्रवीण ठाकुर जी, अब हम 100 रुपीज का प्राइज, मैं हर रोज क्वेश्चन पूछता हूं और जो भी उसका आंसर सही दे पाता है उसको जो है हम प्राइज देते हैं। और हमारे इन स्टूडेंट का नाम था नाम 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 नाम, जल्दी से भाई आ जा यहां पर जो है हाँ, शबनम बानो, शबनम बानो ही नाम है ना हिमाचली क्वीन, ठीक है। तो लीजिए भाई, यहां पर जो है भाई इंक्लूड कर दिया 100 रुपीज, और इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। और भाई आपको 100 रुपीज पहुंच गए हैं, यस, ठीक है। तो भाई एक बार यस सर कर दें, ठीक है, अगर प्राइज चला गया है तो, ठीक है। तो भाई हर रोज जो है ऐसे आंसर दें और भाई आपको पैसे जीतने का भी मौका। हम ड्रीम 11 तो है नहीं है कि 2 करोड़ 4 करोड़ दे देंगे, लेकिन दोस्तों ये एक सिर्फ कंपटीशन है ना। कम से कम ये है कि आफ्टर द क्लास एक कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, आप कोई किताब खरीद सकते हो, इतना जरूर है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो भाई डेली डेली होता है भाई, अब तो डेली ही हुआ करेगा, ठीक है। तो टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स जो दोस्तों अवार्डेड, इनको जो है ये बहुत जबरदस्त प्लेयर रही है अपने जमाने की। 17 साल की उम्र में दोस्तों अमेरिका की तरफ से खेलते हुए इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया था। इनकी बहन जो थी भाई, इनका नाम है सेरेना विलियम्स, उनका नाम था वीनस विलियम्स। जबरदस्त प्लेयर हुआ करती दोनों सिस्टर। और इनको दोस्तों ये एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस जो है उससे सम्मानित जो है वो किया गया है। ये दोस्तों इन्होंने जो जेंडर इक्वालिटी को लेकर, इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर या सामाजिक न्याय को लेकर पूरी दुनिया भर में जो है भाई भाषण दिए, उसके लिए प्रयत्न किए, उस वजह से अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जीतने वाले को 50,000 यूरो का प्राइज है, दिया जाता है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस। और अब जो है ये प्लेयर, अब मैं अवार्ड की बात करूंगा तो भाई बानू मुश्ताक का जो बानू मुश्ताक का जो नॉवल था, जो लिखा था भाई अंग्रेजी भाषा में, दीपा महाजन ने लिखा, तो उस नॉवल का नाम बताएं जिसको इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा मुझे आप बताएं कि भाई ईरान का जो डायरेक्टर है जिसको कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था, पामी डियोर, उस डायरेक्टर का आप मुझे नाम बताएं। 2 अवार्ड हैं लेटेस्टली। और मुझे ज्ञानपीठ अवार्ड 58 तो अब याद हो ही गया होगा, राम भद्राचार्य और गुलजार साहब। 59th वाला किसको मिला है वो भी मुझे साथ साथ बता दें, ठीक है। तो 2-3 प्रश्नों के उत्तर हैं। तो भाई कहीं पर ईरान के डायरेक्टर हैं जफार पनाही, वेरी गुड, जिनको केन्स में मिला है अवार्ड। और ये 59th विनोद कुमार शुक्ला हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड जिन्हें मिला है 59th, और वो किताब का नाम है हर्ट लैंप, वेरी गुड। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं बताऊं आपको कि यूनाइटेड नेशन ने ना तजाकिस्तान के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है दुशानबे। सारे एक बार यहां पर लिखें, दुशानबे। और दुशानबे में हाल ही में दोस्तों ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। भाई ग्लेशियर्स में जो सबसे पहले वो बता दो कि भाई हाल ही में हमने पढ़ा था ना कि एशिया का पहला ग्लेशियर जो नेपाल में है, जिसको डेड ग्लेशियर घोषित कर दिया गया, उसका नाम बता दो। ग्लेशियर्स को कंजर्व करने के पर्पज से हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये तजाकिस्तान में रिसेंटली की गई। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो 2025 का साल है 2025, यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, ये भी आपको पता हो। और नेपाल का ग्लेशियर जो डेड ग्लेशियर हो चुका है उसका नाम है याला ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहां पर भाई तजाकिस्तान की बात हुई है तो मैं ना इसका पड़ोसी कंट्री उज्बेकिस्तान, तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में। उसका नाम कोई विद्यार्थी बता सकता है? कोई स्टूडेंट्स अगर बता सकता हो तो लेट्स, 5 सेकंड का समय है, अगर बता दो तो बड़ी जल्दी जल्दी, ठीक है। वैसे हमने अभी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई मंगोलिया के साथ की थी, और ये मंगोलिया की कैपिटल उलान बतार में हुई। और एक्स डस्ट लिक, वेरी गुड,
एक्स डस्ट क्लिक, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान में एक्सरसाइज हुई है और ये ग्लेशियर कंजर्वेशन तजाकिस्तान 29 से 31 मई के बीच इसका आयोजन किया गया। अब अगली न्यूज यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ी हुई है। अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या बोल रहे हैं भाई, इन्होंने एक ऐसी मिसाइल का निर्माण किया है दोस्तों, और ये मिसाइल वैसे तो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, लेकिन कहा है कि भाई दुनिया के किसी भी कोने में ये दोस्तों हमला कर सकती है और ये न्यूक्लियर कैपेबल जो है मिसाइल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैन्यूटमैन 3। अब मैं इसका पूरा नाम अगर मैं बात करूं भाई, इसका पूरा नाम है LGM-30G मैन्यूटमैन 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें LGM का मतलब क्या है? LGM का मतलब, L का मतलब है भाई वहां का जो अमेरिका का जो डिफेंस डेजिग्नेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, G का मतलब है सरफेस पे अटैक करेगी, और M का मतलब है ये गाइडेड मिसाइल है। दोस्तों ये मैन्यूटमैन 3, ये इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है या इसकी जो रिसर्च है, इनका निर्माण 1970 में ही अमेरिका में शुरू हो गया था और इसका अब एडवांस्ड वर्जन 3 जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये कंप्लीटली लैंड बेस्ड कंपोनेंट है जो न्यूक्लियर जो पूरी तरह से कैपेबल है, और इसको जो है डेवलप किया है यूनाइटेड स्टेट्स के डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा। जैसे भारत में जब भी कुछ निर्माण होता है ना, हम कहते हैं ना कि ये निर्माण किया है DRDO ने, वहां पर जो है ये संस्था है डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और भाई यूनाइटेड स्टेट्स के पास करंटली लगभग 440 जो हैं इस तरह की मैन्यूटमैन 3 मिसाइल्स जो हैं उनके जखीरे में है, जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था 170 बिलियन नहीं 175 बिलियन US$ की सहायता से जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम एक गोल्डन शील्ड बाय USA, दोस्तों वो जो अनाउंस किया था गोल्डन डोम शीट, उसका नाम यार पूरा क्या था, गोल्डन डोम ही बोलते थे ए शील्ड। और एक तरह से जैसे भारत में हमने S-400 का जिक्र किया था ना, जिसने मिसाइल्स को डिटेक्ट करके वहीं तबाह कर दिया, ऐसे ही गोल्डन डोम शील्ड जिसके ऊपर टोटल जो अमाउंट है 175 बिलियन US$ का होगा, वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों इटली से। ये वही इटली है जिसकी जॉर्ज मेलोनिया आज फिर चर्चा में थी, क्योंकि भाई वो कहीं पर गई और वहां पर ना अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो है ऐसी कुछ स्टैंडिंग एविएशन में लग के उनको फूल दिया, पता नहीं, तो भाई वो इंडिया में आपको पता फिर मीम बनने लग जाते हैं आजकल। नरेंद्र मोदी जी और जॉर्ज मेलोनी के कई सारे मीम बनते रहते हैं, तो वो जो है कई सारे दिल टूटने वाले आपने भी जरूर देखे होंगे। तो ये जो माउंट एटना वो उसी इटली में है, जिसका शहर जो वेनिस है भाई, जो पानी में डूबा हुआ है ना, एक जगह से दूसरे का पानी में जाते हैं, और माउंट एटना जो है वहां पर ज्वालामुखी फूटा है। भाई खास बात है दोस्तों, यहां पर ना ज्वालामुखी जो लगभग पिछले 2700 सालों से फट रहा है, और इसी वजह से इसको यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर रखा है। हालांकि इससे किसी भी व्यक्ति के मरने की आशंका नहीं है, लेकिन मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। ये माउंट एटना इटली के सिकली नामक जगह से जो है ये है दोस्तों, और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से मुझे कुछ याद आ गया। अब ये याद कि यूनेस्को की इस साल की वर्ल्ड हेरिटेज समिट कहां पर होगी? वो पेरिस में होगी। इंडिया के टोटल कितने हेरिटेज हैं? 43 हैं। इस बार 6 नॉमिनेटेड हैं, देखते हैं किसी और को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। इंडिया में सबसे पहली बार हेरिटेज साइट 1983 में अनाउंस किए थे। बहुत बार देखा है मैंने कि 1983 वाले वो जो 3 साइट्स थे ना, कौन कौन से 3 साइट? उसमें दोस्तों एक तो है ताजमहल, दूसरा है वहां पर जो है आगरा का फोर्ट, और तीसरा है दोस्तों अजंता की केव्स। ये बहुत बार जो 1983 में 3 इंक्लूड किए गए थे, बहुत बार पूछे गए हैं। 43rd तो आपको मैं बहुत बार बता ही चुका हूं। असम में अहोम डायनेस्टी के जो मडाम्स हैं वो तो इंक्लूडेड लास्ट टाइम किए ही गए थे, वो तो याद होंगे ही होंगे। ठीक है, और यूनेस्को हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। यूनेस्को अभी इन्होंने 3 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया? प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया। उन्होंने प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको दिया? उन्होंने निकारागुए के न्यूज़पेपर ला प्रिज्मा को जो है वो अवार्ड दिया, और जिस वजह से निकारागुए ने यूनेस्को को क्या बोल दिया है? बाय 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 बाय। वैसा ही बाय बाय जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए और अर्जेंटीना ने बोला हुआ है, वैसा ही बाय बाय जैसा हंगरी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बोला हुआ है, वैसा बाय बाय बोल दिया है उनको। ठीक है,
याद है ना, ये जो है हमारी जो रैंक था इंडिया का 151, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली है भाई। यहां पर मैं 4-5 इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी पूछ लेता हूं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो इंडिया का रैंक 151 है। पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक याद रखना वो है 85th। फिर ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी आई थी? 118वीं आई थी, याद रख लेना भाई। जिनको याद नहीं होता ना, फिर मैं बता दूं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर लगा लो और जैसे जैसे जो जो बोलता हूं ना मेरे साथ रेपिटेशन किया करो। मैं तभी हर चीज को 2-2 3-3 बार बोलता हूं, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स 118। फिर भाई एक डेवलपमेंट इंडेक्स था, ठीक है, तो ये जो ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग 130वीं जो है वो रैंकिंग आई थी, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ याद रख लें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हंगर इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग, यार 105 तो नहीं आई थी अर्जुन, हंगर इंडेक्स वाला देख ही लो, 105 तो नहीं थी, ठीक है। जल्दी से ये अगर देखना है तो इंडियाज रैंकिंग इन हंगर इंडेक्स, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। 127 में से जो आप लिख रहे हैं 105 ही थी, 105 हंगर इंडेक्स, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। चलिए इन्होंने, और ये माउंट एटना। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज, हम बात करेंगे दोस्तों फिरोजपुर की। फिरोजपुर जो है ना, आपको मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। एक तो ये पंजाब में है फिरोजपुर, दूसरा ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, ठीक है। और यहां पर ही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की को जो है उनका अंतिम संस्कार किया था अंग्रेजों ने, इसलिए इसको शहादत, शहीदों की धरती भी कहते हैं फिरोजपुर को। और दोस्तों आपको याद है 1897 की वो वॉर, सारागढ़ी की बैटल जिसे बोलते हैं, अक्षय कुमार ने उसके ऊपर मूवी भी बना रखी है एक, तो बैटल ऑफ सारागढ़ी, तो उनको लेकर उन 21 शहीदों को हवलदार ईशर सिंह जो इनके जो है वो हेड थे, तो उनको लेकर डेडिकेटेड एक गुरुद्वारा साहब भी फिरोजपुर में है, ये याद रखना। 1897 बैटल ऑफ सारागढ़ी। तो वहां पर ना एक ब्रिटिश टाइम पीरियड से उससे पहले, जब जो महाराजा रणजीत सिंह का रूल था, यहां पर एक फोर्ट हुआ करता था जो एक तरह से बाउंड्री था, पठानों से, अफगानिस्तान से पंजाब को बचाता था। तो दोस्तों ये जो फोर्ट है ये काफी लंबे समय से बंद था, अब इस ओपन को भारतीय सेना द्वारा ओपन कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति आकर इस फोर्ट को देख सकता है। वैसे मैं कई सारे फोर्ट देखता हूं भाई, वो खुले तो रहते हैं पब्लिक के लिए, कंजर्वेशन उनका कुछ हो नहीं पाता, ना ही कुछ काम हो पाता वहां पर। बस मैं देखता हूं लोग जाते हैं, या तो वो लोग जिनको इंटरेस्ट है पुराने किलों को देखने में, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर तो होता है कि भाई मतलब बड़ी दुख की बात है ना कि भाई जो है कहते हैं कि भाई आशिकों को जो जगह ही नहीं मिलती कोई, तो वहां पे उनके मिलने की जगहें बन जाती हैं, और वहां पर दीवारों पे लिखा होता है, मान लीजिए कोई ए है और बी है, एक और बी बीच में बड़ा सा दिल का साइन बनाया होता है, नीचे लिखा होता है आई लव यू, और कुछ जो है दुखड़े जो बिछड़े हुए आशिक है ना, वो जो है वहां नंबर लिख देते हैं, इन नंबरों पे कॉल करें, ऐसा कुछ ही हुआ रहता है। तो मतलब आप भी कभी जाएं तो भाई इसकी इज्जत करें, इनकी कंजर्वेशन करें और सफाई का जरूर ध्यान दें। तो फिरोजपुर में ये जो है दोस्तों फोर्ट है, खोल दिया गया है 2 शताब्दियों के बाद। फिर उसके बाद हम जाएंगे कश्मीर में। कश्मीर में जो है गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में, और ये गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में माता रगन्या देवी का मंदिर है, और माता रगन्या देवी के मंदिर में हर साल खीर भवानी मेला का आयोजित किया जाता है। ये मेला कई जो है सदियों से वहां के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो सारा याद रख लें आप, कहां पर? गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में तालमुला नामक की जगह है, माता रंगन्या देवी खीर भवानी मेला कश्मीर। यहां पर मैं आपको फिर बता दूं कि यार पीछे ना शिवरात्रि हुई थी, शिवरात्रि में के टाइम भी कश्मीर में एक मेला लगता है कश्मीरी पंडितों का, उस मेले का नाम क्या है मुझे याद करने दो जल्दी जल्दी से। दूसरा, कश्मीर से अभी हमने पढ़ा था चेरी की एक ट्रेन चली है, और वो कटरा से मुंबई तक चली है, ताकि चेरी के जो भाई किसान है उनको बेनिफिट हो, और ज्यादा फ्रूट्स भी आगे भेजे जाएंगे। कश्मीर में ऑपरेशन किलर किया था सेना ने, पाकिस्तान में जो ऑपरेशन किया था उसका नाम सिंदूर था। सिंदूर का डिजाइन किसने किया था वो मुझे जल्दी से बता दें। और वो जो फेस्टिवल था यार शिवरात्रि पे, कश्मीरी पंडित फेस्टिवल ऑन महाशिवरात्रि, उस फेस्टिवल का नाम था हेरात। हाँ जी, अब नाम याद आया, हेरात उसका नाम था जी, HE। और ये फरवरी के महीने में यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। और सिंदूर का जो डिजाइन किसने बनाया था? हर्ष गुप्ता। और दूसरे कौन थे भाई? हवलदार का नाम क्या था? हवलदार सुरेंद्र सिंह जी और हर्ष गुप्ता जी। वेरी गुड। और दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की न्यूज है,
और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 5वीं तक की कक्षा में हिंदी को थर्ड लैंग्वेज पढ़ाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि हम ना जो अग्निवीर हैं या फिर जो भाई सेना के जुड़े हुए एक्स सर्विसमैन हैं, हम उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे स्कूलों में। और क्यों होगी? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो क्लास A1 के स्टूडेंट है ना, 4-5-6 साल की उम्र है, उनको मिलिट्री एजुकेशन देना शुरू करें, लेकिन बेसिक मिलिट्री एजुकेशन, ताकि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन, उनकी जो फिटनेस है वो बेहतर हो पाए। तो इसको लेकर फैसला है किया गया है महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दादा भुसे जी, यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं दादा भुसे जी की, इनके द्वारा यह फैसला किया गया है। और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे और बच्चों में भी डिसिप्लिन आ पाएगा। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं फिलहाल यहां पर। और फिर दोस्तों इंडिया जो है नॉर्वे के साथ, मैं बता दूं नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो है, यहां पर आप देख रहे हैं नॉर्वे को। और यहां पर सर्बानंद सोनोवाल जी ये गए हुए हैं, ये कुर्सी पे नहीं बैठे, पीछे बैठ खड़े हुए थे, क्योंकि आगे अफसर है, ये नॉर्वे के अफसर है, ये इंडिया का अफसर है। और हमने उनके साथ फैसला किया है कि उनके साथ मिलकर जो है भाई पोलर रिसर्च वेसल जो है, ये जो वेसल है वो बनाएंगे। सबसे पहले देख लें कि ये जो पोलर वेसल की जिसकी बात है दोस्तों, इसका जो मुख्य पर्पस है कि जो पोलर रिसर्च, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है आर्कटिक रीजन्स में किस तरह की कंडीशंस में जो है लोग वहां रह सकते हैं, बायोलॉजिकल ह्यूमन एनवायरनमेंट वहां पर कैसा है, इसको लेकर ये सारे एक्सपेरिमेंट इस वेसल के थ्रू, इस कश्ती के थ्रू वो किए जा सकेंगे। और इसमें भारत की तरफ से इसका निर्माण करेगी GRSC, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड, और नॉर्वे की तरफ से जो कंपनी का नाम है कोंग्सबर्ग। तो दोनों के बीच ये जो है सर्बानंद सोनोवाल यहां पर गवाह थे और ये समझौता जो है वो हो गया है इंडिया और नॉर्वे। और दोस्तों आखिरी न्यूज वो है 1 जून, अभी 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। यहां पर बता दूं, आप कंफ्यूज ना हो जाना, भारत में हम जो 26 नवंबर है, क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है ना जो वर्गीस क्यूरियन, उनका ये जन्मदिन होता है और उस वजह से वर्गीस क्यूरियन के जन्मदिन से हम नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर में ये 1 जून है। इसका थीम इस बार रखा गया है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी। यहां पर बता दूं, हम आलू में प्रोडक्शन में नंबर 2 थे, मैंने बताया था, राइस में हम नंबर 2 हैं, लेकिन दूध के प्रोडक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 हैं। अब वो पता नहीं कैसे हैं भाई, वो पानी डाला जाता है या कुछ और डाला जाता है वो पता नहीं, लेकिन हम नंबर 1 जरूर हैं जी दुनिया में डायरी प्रोडक्शन को या दूध प्रोडक्शन को लेकर। तो यहीं पर हमारा पहला सेक्शन हो रहा है कंप्लीट। कैसा लगा सेक्शन जरूर बताएं जल्दी से। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे सेकंड सेक्शन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ठीक है, तो सब कुछ समझ आ रहा है तो सेशन को शेयर, लाइक आपका सेशन है, जरूर जो है वो कर दीजिए। तो दोस्तों यहां पर जो है रिवीजन में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, बताएं इंडिया की पहली AI स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन कहां पर सेटअप हो रही है, मतलब AI बेस्ड कंपनीज जो है यहां पर वो काम कर सकेंगी। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी शुरुआत वैसे इंडिया में इंडस्ट्री को देने के लिए 1975 में हुई थी, जब पहली बार मध्य प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था कि वहां पर जो इंडस्ट्री जाएगी उसको हम टैक्सों में रियायतें देंगे, सस्ती बिजली देंगे, सस्ती जमीनें देंगे। अब AI कंपनीज के लिए पहला SEZ दोस्तों ये नवा रायपुर, और ये रायपुर कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, वहां पर इसको सेटअप है किया जा रहा है। दूसरा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है जल्दी से बता दो भाई। तो भाई उसने अनाउंस किया है कि वो कितने बिलियन US$ जो है इंडिया की अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगले 5 साल में इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्योंकि जापान का बंदा था, ये हाल ही में बना था ADB प्रेसिडेंट, और इटली में ना एक मीटिंग भी हुई थी भाई, इटली के पता नहीं कौन से शहर में, रोम में हुई थी कहीं, वहां पर हमारी निर्मला सीतारमण भी गई थी। मसाता कांडो भाई जिन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया है, और ये पैसा कितना मिलेगा, 10 बिलियन US$। फिर इंडिया ने टोटल इंस्टॉल कर ली है सोलर कैपेसिटी भाई, जो 2014 में सिर्फ 2.82 गीगावाट थी, अब वो इंक्रीज होकर 100 गीगावाट हो चुकी है। मतलब इतना 100 गीगावाट हम सिर्फ सोलर एनर्जी से जो है वो जो है दोस्तों पैदा कर रहे हैं। टोटल रिन्यूएबल में टारगेट 2030 का 500 गीगावाट है। फिर वर्ल्ड चैंपियन डी जुकेश ने जो मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, आपने दिखाई थी ना तस्वीरें, मैग्नस कार्लसन ने ऐसे ही मारा भाई जो है मेज। और भाई ये कौन से कंट्री का बंदा है, ये मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे का बंदा है भाई, जिसको डी जुकेश ने हरा दिया। फिर कारोल नावारोकी, ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं, पोलैंड, वेनेजुएला, ब्राजील या अर्जेंटीना। कैरोल नावारोकी, ठीक है, जल्दी से बताएं इसका जो सही उत्तर वो है जी पोलैंड में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको राष्ट्रपति बनाया गया। फिर ओपाल सुचाता, ये मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। आपको पता है तेलंगाना हैदराबाद में ये फाइनल मैच हुआ था, और मैच ही बोल दिया मैंने, फाइनल राउंड हुआ था, और ये थाईलैंड की है।
ठीक है, उपाल सुचाता, सारे मेरे साथ एक बार, मुझे सुनाई नहीं देगा लेकिन साथ साथ बोलते रहा करें, उपाल सुचाता, वो नाम याद हो जाएगा आपको। और ये वही थाईलैंड है जहां पर 1 महीने पहले मोदी जी भी गए थे, क्योंकि इनकी कैपिटल बैंकॉक में हुई थी बिम्स्टेक समिट, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कॉर्पोरेशन। बिम्स्टेक का एग्रीकल्चर का समिट जरूर काठमांडू में हुआ था, बिम्स्टेक का यूथ अफेयर का समिट जरूर गुजरात गांधीनगर में हुआ था, लेकिन ऑफिशियल समिट जहां पर हेड ऑफ द नेशंस आते हैं वो बैंकॉक में किया गया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, फिर भाई बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कौन सा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि आयुष से जुड़ी हुई जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, उनको रोका जा सके। आयुष सुरक्षा, सिविल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नन ऑफ दीज कल बताया था आपको, और इसका नाम है आयुष सुरक्षा पोर्टल। आयुष आयुर्वेद, AY आयुर्वेद, आयुर्वेदा डे कब होता है? 23 सितंबर को होता है। आयुष मिनिस्ट्री ने कौन से अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ गठबंधन किया है दुनिया में इन थेरेपीज को बढ़ाया जा सके? ये किया है इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये 78वां अभी सेशन हुआ था जिनेवा में, वहां पर ये गठबंधन दोनों के बीच है किया गया है। WHO ने भारत को कौन सी बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये आंखों की बीमारी थी ट्रेचोमा, ट्रेचोमा मुक्त जो है वो भारत को इन्होंने कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लातेहार नाम का ये जिला है वहां पर जो है भाई ये पहली टाइगर सफारी जो है वो लॉन्च कर दी है? टाइगर सफारी को लेकर झारखंड इज द करेक्ट आंसर। मैं यहां पर ये भी बता दूं दोस्तों, जंगल सफारी, ट्रेन जंगल सफारी हाल ही में यूपी सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। फिर नाइट जो है सफारी, नाइट ये जो टाइगर सफारी है 2027 से ये भी यूपी में लखनऊ के पास जो है वो लॉन्च की जाएगी, और ये फर्स्ट टाइगर सफारी झारखंड, और झारखंड में कहां पर? ये भाई बरवादी वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। फिर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने भाई तंबाकू प्रोडक्ट्स जो है अब वो 18 साल के बच्चे ने 21 साल से जो है छोटे नहीं खरीद पाएंगे, और 21 साल से छोटे लोगों बच्चों के ऊपर बैन लगा दिया। ये फैसला कर्नाटका द्वारा दोस्तों किया गया। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आखिर में हमारे होगी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो में आज सुबह 4 जून को कौन कौन सी न्यूज हैं? एक तो इंडिया यूके को लेकर है, कुछ जो है 17वां फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन खोला जा रहा है, और टेररिज्म है, IMD है, मतलब बारिश वगैरह। फिर ये कल की पहली न्यूज होगी, साउथ कोरिया में भाई नया राष्ट्रपति कौन बन गया है? ली जे म्यूंग, सारे एक बार बोलेंगे, ली जे म्यूंग, ली जे म्यूंग, ली जे म्यूंग, ली जे म्यूंग। तो ये राष्ट्रपति बने हैं साउथ कोरिया में, और कल को बात करेंगे हम इसके बारे में। IPL हम पढ़ चुके हैं, हज के बारे में भी वहां पर हज यात्रा शुरू हो चुकी है जी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पोलर रिसर्च वेसल इंडिया नॉर्वे पढ़ चुके हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग क्लास 1 महाराष्ट्र पढ़ चुके हैं, क्रिकेट पढ़ चुके हैं। तो चलिए ये ही न्यूज जो है आज इंपॉर्टेंट थी। आई होप सो सारी न्यूज जो बड़े ही प्रभावशाली, बड़े ही हमने एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की, आपको पसंद आई होगी। भारत का नंबर 1 चैनल, भारत का नंबर 1 करंट अफेयर बनना है तो जरूर जुड़ें दोस्तों, और सेशन में आपको और क्या क्या चाहिए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद।